नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं आपकी बात, जिसमें आज हम बात करेंगे आपकी हमारी सबकी एक नई चिंता की। कोरोना वायरस की दूसरी लहर और नए स्ट्रेन का खतरा अभी टला नहीं है। एक और नई बीमारी इस वक्त दस्तक दे चुकी है जो कोरोना से रिकवर मरीजों को अपना शिकार बना रही है। बीमारी नई नहीं है, लेकिन इस खतरे को जिस तरीके से सामने आया है, इसे लेकर कई तरह की बातें। इस खतरे का नाम है ब्लैक फंगस। मेडिकल टर्म में इसे म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं। कोरोना अब तक फेफड़ों पर अटैक कर रहा था, लेकिन ब्लैक फंगस न केवल आंखों की रोशनी छीन रहा है, बल्कि नाक के रास्ते फेफड़ों और मस्तिष्क तक पहुंचकर मरीज की जान भी ले रहा है। अगले 1 घंटे में कोरोना काल में पैदा हुई इस नई मुसीबत के बारे में सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। इससे डरे नहीं, घबराएं नहीं, इससे सतर्क कैसे रहना, कैसे बचना है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ेगा, एक्सपर्ट जुड़ेंगे। हर इसके पहलू को समझने का प्रयास होगा हमारा। कितना खतरनाक ये ब्लैक फंगस है, कैसे अटैक करता है, क्या इसके लक्षण हैं, हर एक पहलू पर बात होगी। पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोरोना के बीच ब्लैक फंगस की मार, जानलेवा बीमारी कोरोना मरीजों को बना रही है शिकार। जी हां, कोरोना वायरस क्या कम था कि अब आ गई एक नई बीमारी जो कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है, जिसकी जद में आने के बाद मौत लगभग तय है। यह हम नहीं बल्कि आंकड़े बता रहे हैं। दरअसल ब्लैक फंगस अगर एक बार शरीर में दाखिल हो जाए तो फिर जीने का ज्यादा मौका नहीं देता। इस संक्रमण की चपेट में आने वालों की मौत की दर 50% है। हवा और जमीन पर पहले ही ब्लैक फंगस मिलता है या इसके संपर्क में आता है, वो शरीर के अंदर दाखिल हो जाता है। कोरोना काल में ब्लैक फंगस पूरी तरह एक्टिवेटेड है। इससे उन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा है जो कोरोना से अभी ठीक हुए हैं, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी वापस इस लेवल पर नहीं पहुंच पाती है जो इसका सामना कर सके। होने को तो ये भी हो सकता है, लेकिन कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग खास ख्याल रखें। वहीं डायबिटिक मरीज, लंबे समय तक आईसीयू या अस्पताल में भर्ती रहने वाले मरीजों को इससे ज्यादा खतरा है। लेकिन सवाल है कि आखिर क्या होता है ब्लैक फंगस। इसका वैज्ञानिक नाम है म्यूकरमाइकोसिस। आसान शब्दों में कहें तो फफूंद। हवा में मौजूद ये फंगस सबसे पहले नाक में घुसता है, फिर फेफड़ों के बाद ये दिमाग तक पहुंच सकता है। इसका हमला जितना तेज होगा, लक्षण उतने ही गंभीर होंगे। ब्लैक फंगस के लक्षणों की बात करें तो ये डिपेंड करता है कि शरीर के किस हिस्से को डैमेज कर रहा है, जैसे आंखों में लालपन या दर्द, बुखार, सिर दर्द, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, उल्टी में खून या मानसिक स्थिति में बदलाव इसकी पहचान की जा सकती है। अगर ऐसे कुछ भी लक्षण दिखें तो नजरअंदाज ना करें और तुरंत एक्सपर्ट से संपर्क करें। पूरा वार्ड अलग है, पूरा उन पर ध्यान दिया जा रहा है। दवाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं आज की डेट में, एंटी फंगल दवाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं। सावधानी रखें और अगर कोई बात होती है तो चिकित्सक से संपर्क करें। पूरा आजकल मीडिया में व्हाट्सएप पे भी जानकारी मिल जाती है। इन सब से मिलके हम ब्लैक फंगस से निजात पा सकते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के बीच मध्य प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश की निजी और सरकारी अस्पतालों में 250 से अधिक मरीज भर्ती हैं, तो राजधानी भोपाल में इनकी संख्या 50 हो चुकी है। वहीं जानलेवा बीमारी से 7 लोगों की मौत हो गई है। इंदौर में यह आंकड़ा 30 के पार पहुंच गया है। हालात को देखते हुए राज्य सरकार लगातार कदम उठा रही है। भोपाल और जबलपुर में ब्लैक फंगस के लिए अलग वार्ड बनाने का फैसला किया, लेकिन मुझे लगता है कि ये केवल भोपाल और जबलपुर नहीं, हमको 5 पुराने जो मेडिकल कॉलेज हैं, जिसमें इंदौर भी है, ग्वालियर भी है, रीवा भी है, वहाँ ब्लैक फंगस के इलाज के लिए हम अलग से वार्ड बनाएंगे ताकि उस रीजन के पेशेंट्स का इलाज हम वहीं संपन्न कर सकें। देखिए, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने म्यूकरमाइकोसिस को लेकर काम किया, जिसको ब्लैक फंगस कहते हैं। हमने पहली बार देश में इसके इलाज के लिए अलग यूनिट स्थापित की भोपाल में और जबलपुर में। लगातार इलाज हो रहा है। उसकी दवाई के प्रोक्योरमेंट की भी हमने पूरी व्यवस्था कर दी है। वो दवाई भी अब मिलना उपलब्ध हो रही है। विशेषज्ञों से बातचीत भी की है, उसके प्रिकॉशंस क्या रखने चाहिए जो कोविड पेशेंट, जिससे कि जो ब्लैक फंगस ना हो, वो भी एक गाइडलाइन
दी गई है और उसका ट्रीटमेंट भी किया जा रहा है। जो मेडिकल कॉलेज हैं, चाहे भोपाल हो या जबलपुर हो, अन्य जो हमारे मेडिकल कॉलेज भी हैं, वहाँ पर भी हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट। कोरोना संक्रमण के बीच छत्तीसगढ़ में भी ब्लैक फंगस के मामले भी बढ़ने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक प्रदेश में ब्लैक फंगस के 65 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। रायपुर में ही पिछले 5 दिन में 43 मरीज सामने आए हैं। वहीं दुर्ग, भिलाई और रायगढ़ जिले में जानलेवा बीमारी कई कोरोना मरीजों को अपना शिकार बना चुकी है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। ब्लैक फंगस से संबंधित इंजेक्शन की कमी को देखते हुए तत्काल 5000 इंजेक्शन के ऑर्डर दिए गए हैं कि 5-5, 7-7 हज़ार का एक इंजेक्शन है और एक व्यक्ति को 21 इंजेक्शन कम से कम एक व्यक्ति को 21 दिन में 50 से 100 इंजेक्शन लगने हैं। तो बहुत महंगी इलाज की ये क्रिया है और दूसरा उसकी दवाई मिल भी नहीं रही है, इंजेक्शन मिल भी नहीं रहे हैं। तो 5000 इंजेक्शन के लिए कल ही फाइल मैंने साइन की थी उसके ऑर्डर के लिए। जाहिर है ब्लैक फंगस कोविड संक्रमण से रिकवर हो चुके मरीजों की न सिर्फ आंखों की रोशनी छीन रहा है, बल्कि नाक के रास्ते होते हुए फेफड़ों और मस्तिष्क में पहुंचकर मरीज की जान भी ले रहा है। मतलब ये समझिए कि आसमान से गिरे खजूर पर अटके। पहले कोरोना से लड़ें, बचें और फिर इस ब्लैक फंगस से। इसे इसलिए संजीदगी से लेना भी जरूरी है क्योंकि ये लाइफलाइन नहीं देता, सीधे लॉक कर देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो किसी भी बीमारी से बचने का सबसे बेहतर तरीका है कि इसके एक्सपर्ट से आप जुड़कर समझ लें कि दरअसल ये बीमारी होती क्यों है, कैसे है, कैसे आप बचाव कर सकते हैं, किन लक्षणों को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे साथ में आज एक्सपर्ट का पूरा पैनल जुड़ा। बिना देर किए उनका परिचय आपसे कराते हैं। डॉक्टर दीपेश महस्के हमारे साथ में, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर परिमल स्वामी साहब हैं, जो कि डायबिटीज़ के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मिहिर मिश्रा जी हैं, जो ऑक्यूलोप्लास्टी के एक्सपर्ट हैं, यानी आँखों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसको वो डील करते हैं। डॉक्टर नितिन M नागरकर साहब हैं, डायरेक्टर हैं एम्स रायपुर के। आप सबको नमस्कार, स्वागत है और आप सबको शुरुआत में बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त दिया है इस क्राइसिस के समय। डॉक्टर नागरकर, मेरा पहला सवाल आप ही से है कि इस वक्त इस बीमारी को लेकर लोगों में फिर से एक नया डर उत्पन्न हो रहा है कि ये कौन सी नई बीमारी आ गई, क्या इसका इलाज है, किस तरीके से इससे निपटेंगे। लोगों में भय पहले हो जाता है, जबकि हम बताते हैं अवेयरनेस के लिए, जागरूकता के लिए। बताएं ये बीमारी किस कदर खतरनाक है, इस अवस्था में इतनी बढ़ क्यों रही? जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आपने बिल्कुल जिक्र किया, ये बीमारी वैसे अभी लोगों को बेशक अभी पता लग रही है, लेकिन हम लोग जैसे डिस्कस करते हैं मेडिकल साइंटिस्ट और मेडिकल लिटरेचर में इसके बारे में काफी सालों से डिस्कशन हो चुकी है और एक वेल एस्टैब्लिश्ड एंटिटी है ये म्यूकरमाइकोसिस। और खास करके ये नोज, पैरानेजल साइनसेस, आई मतलब आई बॉल, ऑर्बिट और उसके बाद ब्रेन, लंग्स, स्किन, सॉफ्ट टिश्यू अलग अलग इस तरह से बॉडी में हो सकती है। कॉमनली उन्हीं पेशेंट्स में ये देखा गया था, स्पेशली जो डायबिटीज है, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जिनको हो रहा है, और इसके अलावा जो कीमोथेरेपी पे हैं, कैंसर के पेशेंट्स हैं, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा वाले जो पेशेंट्स होते थे, रीनल ट्रांसप्लांटेशन के बाद जो इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, बर्न्स के, इस तरह अलग अलग। इस बार यही हुआ कि जो सेकेंड वेव हम देख रहे हैं उसमें डेफिनेटली ऐसे पेशेंट्स थे जिनके ऑक्सीजन सैचुरेशन गिर रही थी और काफी सारे मरीजों को स्टीरॉयड देने की भी जरूरत पड़ी। उनमें से बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स थे जो डायबिटिक भी थे। तो डायबिटिक पेशेंट्स को जब हम स्टीरॉयड देते हैं तो उनका शुगर लेवल फ्लक्चुएट करता है, काफी राइज भी करता है। तो डायबिटिक पेशेंट्स में इन्फेक्शंस होने का खतरा ज्यादा रहता है। और ये फंगल इन्फेक्शंस भी, ये फंगल स्पोर्स यूबिक्विटस है, हर जगह हवा में होते हैं। और जैसे बॉडी की इम्यूनिटी लोअर होती है तो ये एक तरह से समझ लीजिए बॉडी टिश्यू में अटैक करते हैं और इन्फेक्शन पैदा करते हैं। तो नाक के रास्ते से होते हुए वो आंख में तो राइनो ऑर्बिटल म्यूकोरमाइकोसिस, या फिर वो अगर ब्रेन में चला जाता है तो राइनो ऑर्बिटो सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस। ये बात सही है कि अगर इसकी प्रॉपर अगर टेस्टिंग और अगर एडमिशन लेके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो तो मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी ज्यादा है। मगर ऐसा नहीं है, अगर प्रॉपरली उसका इलाज किया जाए तो रिजल्ट्स वाकई अच्छे होते हैं। इसलिए अवेयरनेस जरूरी है, डरे नहीं लेकिन अवेयर रहे इस पर्टिकुलर कंडीशन की। जी, जो पोस्ट कोविड पेशेंट्स हैं इसमें इनका खतरा भी दिख रहा है और इसका इन दिनों हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा स्प्रेड भी हम देख पा रहे हैं।
डॉक्टर नागरकर, इस समय अगर हम लोगों को ये बताना चाहें कि किन पेशेंट्स में खतरा है, तो आपने डिस्क्राइब किया कि किन बीमारियों के हिसाब से, लेकिन क्या कोई ख़ास स्टेज है बीमारी की या पोस्ट बीमारी की जिसमें हमको ध्यान रखना चाहिए ब्लैक फंगस को लेकर? जी, इस बार जो म्यूकोरमाइकोसिस के जो मरीज आमतौर पे हम देख रहे हैं वो सभी लगभग उनका इलाज अप्रैल में हुआ था इसी साल, और वो 3 से 4 हफ्ते के अंदर, कभी कभी तो 2 हफ्ते के अंदर भी हमारे पास इस तरह के सिम्टम्स लेके आ रहे हैं। और ये यूजुअली वही पेशेंट्स थे जो डायबिटिक थे, और ज्यादातर इन लोगों को स्टीरॉइड्स का भी ट्रीटमेंट का पार्ट था जब उनको कोविड हुआ था। तो ये डेफिनेटली कुछ हफ्तों के बाद देखा गया जब उनका कोविड से वो नेगेटिव होकर के अपने घर चले गए होंगे, और घर में उन्होंने अपना देखा होगा कि शुगर लेवल भी थोड़ी सी अनकंट्रोल थी। इनमें मोस्ट ऑफ देम जो थे पेशेंट्स उनको शुगर अनकंट्रोल्ड थी। तो बस ज्यादा करके सावधानी उन्हीं लोगों में रहे कि जो उस वक्त कोविड में हॉस्पिटलाइज थे या जैसे भी था, और स्टीरॉयड जिनको मिला है और डायबिटीज जिनको था, ये फैक्टर्स, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों को नहीं हो सकता, लेकिन यही एक तबका है जो सबसे ज्यादा हाई रिस्क कैटेगरी में आता है। जी, डॉक्टर परिमल स्वामी जी हैं हमारे साथ में, जो डायबिटिक एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से डायबिटिक पेशेंट्स में इसका खतरा ज्यादा है, एक ये भी बातें हैं, हालांकि बहुत सारी बातें इस समय सुनी सुनाई भी होती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पोस्ट कोविड जो है वो शुगर लेवल में बहुत सारे चेंजेस या उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग जिनको शुगर नहीं थी उनमें भी इसकी शिकायतें हो रही, कितना सही है? तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनमें क्या सतर्कताएं रखनी चाहिए अगर कोविड से प्रभावित हुए हैं तो? जरूर, जैसा कि हमारे पहले वाले डॉक्टर साहब ने बताया कि सारे पेशेंटों को लगभग जो हॉस्पिटलाइज हुए हैं उन्हें स्टेरॉइड नाम की दवाई देना पड़ती है, जो कोविड के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण दवाई है। इस स्टेरॉइड का साइड इफेक्ट है कि उससे शुगर शूट अप हो जाती है। जो आपने नंबर बढ़ने की बात करी, बहुत सारे पेशेंट, लगभग 20% पेशेंट हमारे पास ऐसे हैं जिनको पहले से शुगर थी पर जिसके बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। स्टेरॉइड लगने से जो नए पेशेंट हैं जिनको पहले से शुगर है, उनकी शुगर बहुत ज्यादा शूट अप हो जाती है। ऐसे पेशेंट को हॉस्पिटल में इंसुलिन देके हम उनकी शुगर को कंट्रोल करते हैं। डिस्चार्ज के समय भी उन मरीजों को इंसुलिन दिया जाता है, पर बहुत बार ये देखने में आया कि ऐसे कई पेशेंट हैं जिन्होंने घर जाके इंसुलिन बंद कर दिया या अपनी शुगर की मॉनिटरिंग कम कर दी। तो मेरा सारे डायबिटीज के मरीजों को और ऐसे सारे मरीजों को जिनकी की शुगर अस्पताल में बढ़ गई थी, जिन्हें हॉस्पिटल में से किसी न किसी एंटी डायबिटिक मेडिकेशन के साथ डिस्चार्ज किया गया था, उन्हें अपने घर में अगले कुछ हफ्तों तक शुगर की बड़ी स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करना है। खाली पेट की शुगर 120 के आसपास रखना है, खाने के बाद की शुगर को 180 के ऊपर नहीं जाने देना है। अगर इसके ऊपर शुगर जा रही है तो अपने चिकित्सक से मिलकर अपनी डायबिटीज की दवा को उनको एडजस्ट कराना है। जब भी जरूरत पड़े इंसुलिन लेने में हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि इनमें से काफी मरीजों को इंसुलिन कुछ समय के बाद में बंद भी हो जाएगा, पर डिस्चार्ज होने के बाद के 3-4 हफ्ते तक हमको शुगर बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना है। बाद में उनकी शुगर दवाइयों के जरिए कंट्रोल हो सकती है। इंसुलिन धीरे धीरे अधिकतर मरीज का बंद किया जा सकता है, पर जब जरूरत पड़े तब इंसुलिन जरूर लें। एक प्लान अपने डॉक्टर से लें डिस्चार्ज के समय, छुट्टी होने पर, जो प्लान आपको ये गाइड करता रहता है कि कितनी शुगर है तो हम इंसुलिन की मात्रा को कितना कम ज्यादा कर सके। बहुत सारे पेशेंट को ये डर रहता है कि उनकी शुगर लो हो जाएगी, लेकिन वह प्लान जो डिस्चार्ज प्लान रहता है, जिसमें एक चार्ट रहता है जिसको देख के अपनी इंसुलिन को कम ज्यादा कर सकते हैं, ऐसा करने पर, एक प्रोटोकॉल को फॉलो करने पर उनकी शुगर एक निश्चित रेंज में बनी रहेगी, ना लो होगी ना हाई होगी। चलिए, हमारे साथ में डॉक्टर मेहर मिश्रा जी में हैं। डॉक्टर मिश्रा, जिस तरीके से हमने खबरें देखी और दिखाई, उसमें आंखों को ऑपरेट करके निकाल देना, जबड़े का ऑपरेशन करना, यहीं से लोगों में बड़ा भय हुआ। आंखों की तस्वीरें बड़ी बड़ी करके जब मीडिया में आती हैं तो लोगों को लगता है कि ये आंखों के द्वारा प्रवेश करता है, जबकि ऐसा है नहीं। कितना खतरा है, आप अभी कितना खतरा पाते हैं पेशेंट्स में, और जो शुरुआती सिम्टम्स हैं उसमें कैसे पकड़ें इसे? हाँ, तो ये बेसिकली जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो साइनस, फिर ऑर्बिटल, फिर आपके सेरेब्रल होके जाता है जी। तो मोस्टली नजल कैविटी, जो नाक के जो कैविटी रहता है वहां से शुरू होता है, और क्योंकि वो नाक के साथ आंख जुड़ा रहता है, पास रहता है, तो उसमें ब्रीच होने या तो उसके अंदर घुसने की, ऑर्बिट के अंदर और जो आंख के अंदर घुसने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और क्योंकि ये जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा जल्दी फैलता है, सो फैलने के वजह से टाइम इसको ज़्यादा नहीं मिलता है, तो तुरंत नाक से होके वो आँख के अंदर घुस के उसमें जो सिम्टम्स मोस्टली आते हैं, आँख लाल हो जाता है,
जिस साइड में इफेक्टेड रहता है, और आँख में सूजन आना शुरू होता है और दर्द होना शुरू होता है। वो है शुरुआत में जो उसके सिम्टम्स है। उसके बाद धीरे धीरे आँख फूलने लगता है और अंदर के जो टिश्यू है वो जब सूजन बढ़ता है और फंगस अंदर फैलने लगता है, तब आँख बाहर की तरफ आता है, जिसको हम प्रोप्टोसिस बोलते हैं। और धीरे धीरे वो नस के तरफ जाके, आँख के जो पीछे के भाग पे जाके, वो नस में जाके फिर वो ब्रेन तक वो पहुंचता है। तो ये जो स्टेज है वो एक्चुअली सेकंड स्टेज आ गया है ऑलरेडी। जो नाक की तरफ से रहता है नेजल कैविटी में, वो इनिशियल फेज है। तो जब आँख में आ जाता है, यूजुअली वो पेशेंट को जो सिम्टम्स में बताया, एक पलक भी झुक जाता है उस कंडीशन में, दर्द बहुत ज़्यादा रहता है, और जो नस, क्योंकि उसमें सूजन अंदर की तरफ रहता है तो नस भी दबा रहता है, तो नज़र भी उसमें चला जाता है, या तो नज़र बहुत कम हो जाता है। तो पेशेंट को जब फील होता है ये सब शुरुआत में, तो तुरंत वो आके दिखाना ज़रूरी है अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, आँख के डॉक्टर को। यूजुअली क्या करते हैं कि ये सब सिम्टम देखने से वो आँख के डॉक्टर के पास भेज देते हैं। वो ठीक है एक तरह से कि हम डायग्नोज करें कि एक्चुअली ये म्यूकरमाइकोसिस है या कुछ और चीज़ है। लेकिन एक बार डायग्नोसिस होने के बाद या तो लगे, जो कि बोलते हैं उसको पॉसिबल, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं हम उसको तुरंत हम ENT डॉक्टर के पास भेजते हैं, क्योंकि ये नाक से शुरू होता है। तो उसके लिए डिब्राइडमेंट या तो कुछ जो मटेरियल है नाक से निकालना पड़ता है, उसको टेस्ट करना पड़ता है। तो टेस्ट करने से एग्जैक्टली उसमें जो जांच के बाद पता चलता है, माइक्रोबायोलॉजी या पैथोलॉजिस्ट बायोप्सी लेके वो बताते हैं कि इसमें म्यूकर जो फंगस है वो मिला है। तो अकॉर्डिंगली उसको फिर ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं। अगर पहले इसमें कम है तो शुरू IV एंटीबायोटिक्स जो है फंगल के लिए वो यूज़ कर सकते हैं, उसमें उसको धीरे धीरे वो रिड्यूस हो जाता है। अगर बाई चांस वो ऑलरेडी फैल चुका है और इतना फैल चुका है कि वो कम नहीं हो पाएगा, तो उस कंडीशन में हम उनको फिर रेफरल करना पड़ता है। और अगर आँख लग रहा है कि पूरा उसमें इन्वॉल्व हो गया है और नज़र भी उसमें नहीं है, और उसके वजह से हम उसको कुछ बचा नहीं पाएंगे, नज़र भी ख़राब हो चुका है, और उससे पहले हम क्या करते हैं, MRI के लिए उसको एडवाइस करते हैं। तो MRI विथ कॉन्ट्रास्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। CT स्कैन इतने ज़्यादा रोल नहीं है, क्योंकि हम एग्जैक्टली पता नहीं कर पाते कितना टिश्यू इन्वॉल्व है और कौन सी जगह में इन्वॉल्व है। तो इसीलिए MRI विथ कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड, कॉन्ट्रास्ट देके, और अगर हो सके तो MRI एंजियोग्राफी एक कर सकते हैं। उसमें यूजुअली ब्लड वेसल भी इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो देखना ज़रूरी है कि वो ब्रेन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। अगर आँख में कम्प्लीटली इन्वॉल्व है, लग रहा है, और नाक की तरफ भी है, तो ये एक कंबाइंड एफर्ट है, एक ENT स्पेशलिस्ट और एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या ऑक्लोप्लास्टी सर्जन, जो कि दोनों काम कर सकते हैं। एक तो नाक की तरफ से जितना भी हो सके उसको डिब्राइडमेंट या तो जितना इन्फेक्शन है उसको खाली करें, और आँख की तरफ से अगर पूरा ही खराब हो गया है, पूरा आँख इन्वॉल्व हो गया है, तो उसको पूरा निकालना पड़ता है आई बॉल के साथ और उसके ऑर्बिट के साथ। और कभी कभार ऐसे दिखा जाता है कि अगर और भी उसमें डेंजरस है कि वो बोन में भी जाता है, तो अगर बोन भी जाता है तो उसको क्यूरेटाइज या तो उसको क्लीन करना पड़ता है जी। तो ये सब चीज़ें करना ज़रूरी है। और अगर लग रहा है कि वो ब्रेन तक पहुंच गया है या सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस हो चुका है, तो इसमें जो मोर्टेलिटी रेट है या चांसेस है सर्वाइवल का बहुत ही कम रहता है, 20 से 30% रहता है। तो तब तक आइडियली जो पेशेंट है वो क्योर होना ज़रूरी है। और रही बात IV जो अभी शुरू हुआ है एम्फोटेरिसिन B, उसके वेरिएंट भी बहुत सारे आ रहे हैं अभी। जो लाइपोसोमल एम्फोटेरिसिन B है वो ज़्यादा अभी इफेक्टिव है कंपैरेटिव टू साइड इफेक्ट्स, क्योंकि एम्फोटेरिसिन B में यूजुअली रीनल डिसफंक्शन ज़्यादा रहता है या तो किडनी को ज़्यादा इफेक्ट करता है जी। तो अभी जो लाइसोसोमल एम्फोटेरिसिन B है वो रिलेटिवली सेफ है और वो दे सकते हैं उस केस में। तो आँख की तरफ से मैं कहना चाहूँगा जो पेशेंट आते हैं उनको पहले तो वो जानना चाहिए कि एक कोविड अगर ट्रीटमेंट हो चुका है और या तो हो भी रहा है
या 1 हफ्ता 2 हफ्ता हो चुका है, तो उस कंडीशन में अगर उनको लगे कि नाक की तरफ से कुछ डिस्चार्ज आ रहा है, कुछ निकल रहा है, या नाक की तरफ से कुछ उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उस जगह में अगर सूजन कुछ है, या मुंह की तरफ से भी देखना ज़रूरी है कि वहाँ पर भी एक कुछ गोलाई बन रहा है या तो सूजन आ रहा है, वो इनिशियल साइन है। उस कंडीशन में हम अगर ट्रीट कर देते हैं तो वो बिल्कुल बढ़ता नहीं है, वो नॉर्मल हो जाता है और ठीक हो जाता है। और दूसरा है कि अगर उनको थोड़ी सी भी लगता है कि आंख में सूजन आना, लाल होना या कुछ हो रहा है कोविड के पोस्ट, तो वो तुरंत आके कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में दिखाना बेटर होगा, ना कि जाके आपके सिंगल प्राइवेट प्रैक्टिशनर को दिखाए, क्योंकि वो भी क्या करेंगे, रेफर करेंगे फिर, बिकॉज उनके तरफ से जो ट्रीटमेंट प्लान रहेगा वो ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। इसमें एक तो है कि डायग्नोसिस करना है, दूसरा है कि डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए बायोप्सी लेना ज़रूरी है, तभी जाके हम कंफर्म होंगे कि वो म्यूकोरमाइकोसिस है। नहीं तो क्या हो सकता है, इवन हम देखे हैं कि वो दूसरे टाइप की प्रेजेंटेशन में भी आते हैं, जस्ट ऑर्बिटल सेलुलाइटिस जैसे सूजन हो गया है, थोड़ा सा पस जमा हुआ है, लेकिन वो फंगस नहीं है, तो उसके लिए दूसरे एंटीबायोटिक की यूज़ किया जाता है और उसमें वो ठीक होते हैं। चलिए, तो आपने एक बहुत काम की बात की डॉक्टर साहब कि शुरुआती दौर में ही समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, और हमारे साथ में डॉक्टर नितिन एम नागरकर साहब हैं। डॉक्टर साहब, ये जो टाइम है इस समय बड़ा क्रूशियल चल रहा है, पोस्ट कोविड भी अब आपको अपनी सेहत का मॉनिटर करना भी ज़रूरी है। जैसे हमको बता रहे थे कि आपको अपनी शुगर लेवल को लगातार चेक करके, मॉनिटर करके चार्टेड रखना चाहिए और डॉक्टर से लगातार कंसल्ट करते रहना चाहिए। पोस्ट कोविड पेशेंट्स में कितना टाइम ये ब्लैक फंगस ले रहा है फैलने में, या किस अवस्था में आपके पास मरीज अभी आ रहे हैं ज़्यादातर? क्या इनकी व्यवस्थाएं ट्रीटमेंट को लेकर के, क्या सारी चीज़ें जो घर में कई लोगों ने ऑक्सीजन ली हैं, ऑक्सीजन से रिलेटेड भी लोगों के मन में बहुत सारी क्यूरीज हैं कि जिन्होंने घर में ऑक्सीजन लगवाई हैं, क्या उसमें जो वाटर इस्तेमाल हुआ था उसमें कोई दिक्कत थी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि अगर हम पोस्ट कोविड की बात करें, जैसे क्लॉट फॉर्मेशन के बाद किसी को हार्ट अटैक हुआ है, किसी को स्ट्रोक हुआ है, लंग फाइब्रोसिस की वजह से सांस में तकलीफ थी, एक इम्पॉर्टेंट जो पोस्ट कोविड देखने को मिला है ये म्यूकोरमाइकोसिस, और जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे ये कुछ हफ्तों के बाद देखने को मिल रहा था। ये बात तो सही है कि इसका इलाज, क्योंकि एक मेडिकल और सर्जिकल इमरजेंसी होने की वजह से अर्लीस्ट होना चाहिए, तो ये जो लगातार जो संदेश जैसे आप ये अवेयरनेस के थ्रू दे रहे हैं आम जनता को, ये बताना बहुत जरूरी है कि चाहे वो अगर नाक में दर्द हो रहा है, नाक बंद है, या कोई डिस्चार्ज आ रहा है डार्क कलर का, कोई क्रस्ट नाक से डार्क कलर का निकल के आ रहा है, आंख के पास सूजी, जैसे डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह से आंख के बारे में सब बताया, सूजन है या बाहर निकल के आ रहा है, या दर्द है, रोशनी कमजोर हो रही है, स्किन जो है वो फेस का वो डार्कन हो रहा है, तालू डार्कन हो रहा है, बहुत ज्यादा सर में दर्द, आंख में दर्द हो रहा है, या उल्टी चक्कर आ रहे हैं, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है जिसका हमको इसको अर्लीस्ट पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना जरूरी है, जैसे कि मल्टी स्पेशलिटी लोग देख सके। अब रही बात, जैसे कि छत्तीसगढ़ में भी जैसे बाकी अगर स्टेट्स में देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी इस तरह के पेशेंट्स आए हैं जिनका इलाज पहले मोस्टली ये सब डायबिटिक पेशेंट्स थे, कोविड थे, और स्टीरॉयड भी उनको मिला था। तो अभी इस वक्त हमारे पास 34 पेशेंट्स हैं इस तरह से एम्स रायपुर में। यहाँ पूरी व्यवस्था है, हमारे पास एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम देखती है, और मैं स्वयं एक ENT सर्जन हूं, तो इसके वजह से जो पेशेंट्स आते हैं तुरंत उनको हम एडमिट करते हैं सबसे पहले, और जो टेस्ट होते हैं, ब्लड टेस्ट इसमें स्पेशली इंपॉर्टेंट होता है, उनका ब्लड शुगर लेवल, यूरिया क्रिएटिनिन लेवल, और उसके बाद जैसे डॉक्टर साहब बता रहे थे आंखों को भी स्पेशली चेक किया जाता है। MRI का ज्यादा रोल है, क्योंकि आंख में अगर फैला है या ब्रेन में फैला है ये बेहतर पता लगता है। तो और ऑफ कोर्स इससे पहले हम टिश्यू जो है वो उसका या तो स्वाब या बायोप्सी भेजते हैं, और ये कंफर्म होता है कि म्यूकोरमाइकोसिस है। सबसे इंपॉर्टेंट है इंडेक्स ऑफ सस्पिशन, मतलब जो डाउट होना चाहिए वो इतना हाई हो, तभी पेशेंट बहुत जल्दी अपने जहां पे भी रेसिडेंशियल एरिया में है वहां से हॉस्पिटल में आएगा और ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी। ट्रीटमेंट के सबसे इंपॉर्टेंट 3 पहलू हैं। एक है कि पेशेंट की जो जनरल कंडीशन और डायबिटीज उसको कंट्रोल में लाना सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे है जो एंटीफंगल दवाई की बात हो रही थी, या कभी कभी सुपरएडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो एंटीबायोटिक भी। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें दवाई जो एंटीफंगल है वो है एम्फोटेरिसिन बी, जो इंजेक्शन के द्वारा दी जाती है, और कम से कम 3 से 4 हफ्ते का इसका कोर्स होता है, और सर्जरी से पहले ही उसको चालू करना है। और तीसरा, जैसे डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, सर्जरी है, और सर्जरी में एक्सटेंसिव सर्जरी यूजुअली होती है
जो भी नेक्रोटिक डेड बोन है, टिश्यू है, इसको सबको निकालना होता है। जो काला काला परत रहती है वो हम उसको निकालते हैं। कभी कभी ये परत जो है नाक से आंख में भी चली जा चुकी होती है, तो आंख से भी उसको निकालना पड़ता है। और अगर आंख के पीछे फैल गई है तो उसको आंख को भी निकालना पड़ता है, जिसको ऑर्बिटल एक्सेंट्रेशन कहते हैं। अगर ये इन्फेक्शन ब्रेन में जाती है तो ये फिर हम लोग ईएनटी सर्जन, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड ऑफ कोर्स न्यूरोसर्जन मिलकर कोई केसेस करते हैं। जैसे हमारे अब ऑलरेडी आज अभी तक 9 पेशेंट्स हम लोग ऑपरेट कर चुके हैं और कुछ और लाइंड अप है। तो एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम इसका इलाज करती है और बेस्ट है उसका प्रिवेंशन। जैसे आपने बताया कि लोग डरे नहीं, अपना स्वयं अच्छा अगर सेहत रखेंगे, क्लीनलीनेस, हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, फेस मास्क साफ सुथरा पहनेंगे, डिस्टेंसिंग रखेंगे और अपनी शुगर का, जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे, शुगर का लगातार मॉनिटरिंग और कंट्रोल। क्योंकि एक बार हॉस्पिटलाइजेशन होने के बाद स्टीरॉयड के वजह से ये शूटअप की हुई होती है और बाद में हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद संक्रमण का खतरा दूसरे इन्फेक्शंस का, चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो, ज्यादा रहता है। तो लोग अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें और मॉनिटरिंग, चाहे वो अपनी ऑक्सीजन की हो, टेम्परेचर की हो और शुगर की भी हो, ये लगातार इस डिस्चार्ज के बाद भी करें। मेरे ख्याल से ये सब करने से पेशेंट्स के लिए क्योर पॉसिबल है। ये एक मेडिकल एवं सर्जिकल इमरजेंसी है और हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ती है उन पेशेंट्स को जहां तक ज्यादा होता है। अर्ली स्टेज में आ जाएंगे तो इनका इलाज और आसानी से और ज्यादा बेहतर तरीके से संभव है। जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आई एम श्योर कि जो लोग सुन रहे हैं वो डरे नहीं, सतर्क रहें। मीडिया का, IBC 24 का इस पैनल को बिठाकर ये सारी बातें करने का मकसद आपको सचेत करना है, डराना कतई नहीं है। इलाज है लेकिन वक्त पर पकड़ना उससे भी जरूरी। डॉक्टर दीपक मस्के साहब हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हमारे साथ में। दीपेश जी, जिस तरीके से हमने तमाम डॉक्टर्स को सुना, एक बात तो पूरी तरह क्लियर है कि इसका अलग अलग ऑर्गन्स पर फैलाव का असर दिखाई पड़ता है। चेस्ट वैसे ही इस समय संक्रमण की डर से चौतरफा मार को झेल रहा है। कितना असर चेस्ट के ऊपर इस फंगल इन्फेक्शन का आप देखते हैं? इस मोस्ट कॉमन जो म्यूकोरमाइकोसिस मोस्ट कॉमन जो म्यूकोरमाइकोसिस का इन्फेक्शन है वो तो नोज, साइनस और आइज का है। इसको राइनो ऑर्बिटल सेरेब्रल म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं। उसके बाद जो सेकेंड मोस्ट कॉमन जो ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट है वो लंग्स है। और अभी जिस तरह से म्यूकोरमाइकोसिस का केस फैला है, अभी मेरे पास अभी 4 मरीज है जिसको पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस है। सबसे बड़ी समस्या इस समय क्या है कि पहले ही मरीज को कोरोना निमोनिया से लंग पहले से कमजोर होके रह चुका हुआ है, उसके ऊपर में नया इन्फेक्शन म्यूकोरमाइकोसिस के कारण से और ज्यादा समस्या पैदा किया हुआ है। जैसे सभी पैनलिस्ट डॉक्टर साहब लोगों ने बताया है कि इसका ट्रीटमेंट का 2 मेन पहलू है। एक तो आपका एंटी फंगल ट्रीटमेंट है, दूसरा अर्ली डिब्राइमेंट, जिसके कारण से हम इन्फेक्शन को फैलने से रोक पाए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम डिब्राइमेंट करके जितना जो बल्क है फंगस का निकाल देंगे, नेक्रोटिक टिश्यू को निकाल देंगे, उतना ज्यादा सक्सेस होता है। क्योंकि लंग पहले से ही कोरोना निमोनिया के कारण से कमजोर पड़ चुका है, इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होने के कारण से डिब्राइमेंट होना मुश्किल पड़ रहा है। डिब्राइमेंट करना चांस बहुत ही कम रहता है। तो इसमें जो ट्रीटमेंट रहता है वो एग्रेसिव एंटी फंगल ट्रीटमेंट रहता है। इसलिए सबसे बेटर रहेगा कि हम प्रिवेंशन की तरफ ज्यादा ध्यान दें रादर देन ट्रीटमेंट, स्पेशली अगर हम पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस की बात करें। ठीक है, हमारे साथ में डॉक्टर नितिन नागरकर साहब है। नागरकर सर, जैसा हमने जनरली देखा है कि पोस्ट कोविड लोग थोड़ा सा फिर से लापरवाह हो जाते हैं, ये सोच करके अब तो कोविड हो गया, आ गया, निकल गया, हम ठीक हो गए घर में या अस्पताल जाकर। और कुछ पेशेंट्स को हमने देखा कि वो खुले में एयर में बिना मास्क के भी सांस लेते दिखाई पड़े। क्या ये डेंजरस हो सकता है? क्योंकि ये फंगस तो पहले से था, अभी भी है, और नमी से, हवा से, मिट्टी से शायद ये आ सकता है। मास्क का जो लोग छोड़ देते हैं इस्तेमाल करना पोस्ट कोविड, क्या ये खतरनाक हो रहा है इस स्टेज में? देखिए, पोस्ट कोविड भी पेशेंट्स को अपना पूरा ख्याल रखना है, अपने हाइजीन का ख्याल रखना है, अच्छे वातावरण में रहना है, बहुत ज्यादा डस्टी या ओपन एनवायरनमेंट में नहीं जाना है। और वैसे भी रिकमेंडेड है कि बेशक आपको कोविड भी हो रखा है या आपको वैक्सीन भी मिला हुआ है, तो भी ये जो प्रोटेक्शन है वो सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी भी ये वायरस भी फैला हुआ है, प्लस जो ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं या स्टीरॉयड ले चुके होते हैं, वो सुपर एडेड इन्फेक्शन के लिए ज्यादा प्रोन रहते हैं। तो उनको वैसे भी अपनी ज्यादा केयर लेनी है, मॉनिटरिंग ज्यादा करनी है।
और जहां तक संभव हो अपना सभी लोग जो एलिजिबल हैं, जो अपना टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से वैक्सीनेशन भी जरूर लगाएं। तो ये जो पर्सनल हाइजीन के मेजर्स हैं वो सब चीज के लिए कारगर उनके लिए होंगे, इंक्लूडिंग ये जो दूसरे जो इन्फेक्शंस की हम सुपर एडेड की बात कर रहे हैं, वो अगर अपने कोमॉर्बिडिटीज को कंट्रोल रखते हैं, जैसे डायबिटिक पेशेंट्स है या रीनल डिजीज के पेशेंट्स है, ये सभी ज्यादा प्रोन होते हैं इस तरह के सुपर एडेड इन्फेक्शंस के लिए। तो इनको अपना खास ख्याल रखना है। कोविड तो हो गया, कोविड से बाहर निकल गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी वो जो खतरा वाला पीरियड जारी रहता है, तो सतर्क रहेंगे तो बेहतर सेहत एंजॉय कर पाएंगे। जी, डॉक्टर परिमल स्वामी साहब हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने पहले भी बताया, बहुत सारे लोग इसका सीधा दोष देते हैं कि जो स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं उसकी वजह से शुगर लेवल ऊपर नीचे जाता है और फिर ये बीमारी शरीर में असर दिखाना शुरू कर देती है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो शुगर पेशेंट्स हैं उनको क्या करना है ये तो पता है, लेकिन क्या जो लोग नॉर्मल रहे उनमें भी ये बीमारी शुगर के शूट अप होने से होती है? क्या स्टेरॉइड से शुगर लेवल का सीधा कोई कनेक्शन है? जी, देखिए, जिन लोगों को डायबिटीज की बीमारी नहीं है, पर जैसा पहले भी डिस्कस हो चुका है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी इम्यूनिटी कम है, वो कोई इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन ले रहे हैं किसी तरह के कैंसर के इलाज में या अर्थराइटिस के इलाज में, वह भी इस ससेप्टेबल पेशेंट है और उनको भी म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है अगर वो कोविड से ग्रसित होते हैं। जो स्टेरॉइड है वो कोविड के इलाज के लिए एक आवश्यक दवाएं हैं। विशेष परिस्थितियों में स्टेरॉइड देने पर हम ऑक्सीजन की जरूरत को, वेंटिलेशन की जरूरत को कम कर सकते हैं, अतः वह तो देना ही है। यह हम लोग की जिम्मेवारी है कि स्टेरॉइड का जुडिशियस उपयोग किया जाए, सही समय पर चालू करें, सही डोसेज में दें और सही समय पर बंद कर दें। बहुत बार हम लोगों ने ये देखा कि कई पेशेंट बिना जरूरत होने के बाद भी एक दूसरे से बात सुन के स्टेरॉइड को चालू कर देते हैं। ऐसा उन्हें नहीं करना है। स्टेरॉइड को एक क्वालिफाइड चिकित्सक की सुपरविजन में लेना है, उसका डोज की टेपरिंग होती है और समय के साथ साथ हमको स्टेरॉइड बंद कर देना है। इस दौरान ऐसे कई व्यक्ति जिन्हें डायबिटीज नहीं है, उनमें शुगर बढ़ सकती है। उनकी शुगर अगर गोली पे कंट्रोल हो सकती है तो बहुत अच्छा है, और कंट्रोल नहीं भी होती है तो इंसुलिन के शॉर्ट टर्म उपयोग से हम उनकी शुगर को कंट्रोल करके, अगर शुगर कंट्रोल है तो म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जबलपुर में हमारे पास में लगभग 15 पेशेंट का फॉलोअप है और हमने देखा कि सभी के सभी जब आए तब उनकी शुगर बहुत ज्यादा थी, उनके शुगर का ट्रीटमेंट व्यवस्थित नहीं हो पा रहा। तो जिनमें शुगर नहीं है, अगर इम्यूनो सप्रेस्ड हैं, कैंसर के पेशेंट हैं, कोई ऐसी दवा ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है, उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस हो सकता है। पर शुगर के मरीजों में इसका मात्रा सबसे ज्यादा देखने में आ रही है। जिनकी जो अनियमित रूप से स्टेरॉइड ले रहे थे, बहुत ज्यादा ले रहे थे, जिन्होंने बंद नहीं किया समय पे, उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस देखने में मिल रहा है। तो शुगर कंट्रोल करेंगे, स्टेरॉइड का सही उपयोग करेंगे तो हम म्यूकोरमाइकोसिस से बच सकते हैं। जैसा पहले डिस्कस हुआ है, अगर हम वार्निंग चिन्ह को ध्यान में रखते हैं और तुरंत ही हम डॉक्टर को संपर्क कर लेते हैं तो फिर कम सर्जरी में, बहुत लेस एक्सटेंसिव डिस्कस हुआ है, अगर हम वार्निंग चिन्ह को ध्यान में रखते हैं और तुरंत ही हम डॉक्टर को संपर्क कर लेते हैं तो फिर कम सर्जरी में, बहुत लेस एक्सटेंसिव सर्जरी में और मेडिकल ट्रीटमेंट से उनका इलाज हो सकता है। पर अधिकतर मरीजों को कुछ ना कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन की आवश्यकता पड़ती ही है, आवश्यक होता है। और 3 से 4 हफ्ते का एंटी फंगल का ट्रीटमेंट भी लगभग सभी मरीजों को लगने की जरूरत पड़ने वाली है। कोविड कुछ ऐसा कहा जाता है, ये कुछ आंकड़े हैं जो कभी पूरी तरह से प्रूव नहीं हुए हैं, पर कुछ लोगों में कोविड की आने के बाद में शुगर अनमास्क हुई है। पहले शुगर नहीं थी, पर कोविड की बीमारी होने के बाद में, इवन स्टेरॉइड बंद करने के बाद में शुगर बढ़ गई है। अगर ऐसा है भी तो भी इसका इलाज उपलब्ध है और उन्हें अपनी शुगर मेडिसिन से, डाइट, ड्रग एंड एक्सरसाइज तीनों के जरिए कंट्रोल करना चाहिए। डॉक्टर स्वामी, ऐसे बहुत से पेशेंट हैं जो होम क्वारंटीन में रहे हैं, दवाओं का सेवन करते रहे हैं, और कुछ उनमें से ऐसे भी होते हैं जिन्होंने किन्हीं भी वजहों से, किन्हीं से भी सुन समझ करके स्टेरॉइड्स भी लिए हैं, ऑक्सीजन भी घर में मेंटेन की है। तो क्या ये उनके लिए अभी कंपलसरी दिखता है कि उनको अपनी शुगर के बारे में पोस्ट कोविड भी डॉक्टर के पास सीधे जाकर चेक करा लेना चाहिए, उनसे एक गाइडलाइन लेना चाहिए? जिन्होंने घर पे ऑक्सीजन चढ़ाई उनको भी ले लेना चाहिए? देखिए, जिन्होंने ऑक्सीजन चढ़ाई, जैसा पहले डिस्कशन हुआ कि वो ऑक्सीजन में जो पानी है, जो ह्यूमिडिफायर का पानी है, वह जहां तक संभव हमें डिस्टिल वाटर का उपयोग करना चाहिए, स्टेराइल वाटर का उपयोग करना चाहिए। नल के पानी का या सामान्य टैप वाटर का उपयोग किसी भी तरह के उसमें नहीं होना चाहिए। आजकल अधिकतर हॉस्पिटलों में जो हम ह्यूमिडिफायर में जो लिक्विड यूज कर रहे हैं वो या तो डिस्टिल वाटर रहता है और कभी कभार कुछ लोग सलाइन का उपयोग भी करते हैं, पर डिस्टिल वाटर सामान्यतः उपयोग किया जाता है, नल का पानी उपयोग नहीं किया जाता है। ऑक्सीजन लगाने से कोविड नहीं होगा, पर अगर वो प्रॉपरली क्लीन्ड ह्यूमिडिफायर नहीं है, उनकी इम्यूनिटी कम है, तब म्यूकोरमाइकोसिस होने के चांसेस कोविड के मरीज में बढ़ जाते हैं। शुगर कैसी भी स्थिति में रहे, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं कि खाली पेट की शुगर उन व्यक्ति की 120 के आसपास और खाना खाने के बाद 160 से कम चाहिए।
चाहे वो केवल डाइट और एक्सरसाइज से हो, चाहे दवाई से हो, वह हर समय के लिए आवश्यक है, क्योंकि केवल म्यूकोरमाइकोसिस ही नहीं, अन्य कई चीजों से भी हम शुगर कंट्रोल होने पर बच सकते हैं, जो कि जैसे हार्ट प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, आई प्रॉब्लम है। इसलिए शुगर कंट्रोल करना तो आवश्यक है ही, कोविड है या ना है यह जरूरी नहीं, पर कोविड के लिए तो अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हम म्यूकोरमाइकोसिस से बचे रहेंगे। जी डॉक्टर दीपेश, जैसा अभी आप बता रहे थे कि शुरुआती सिम्टम्स पर हमको ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, और ख़ास तौर के ऊपर जो लोग पोस्ट कोविड अपने घर पहुंचे हैं, क्योंकि इस समय जो अस्पतालों का आलम है उनको देखते हुए हम जल्दी से उनको डिस्चार्ज करते हैं, थोड़ा घर भेजते हैं और घर जाकर के भी एक हिस्सा इलाज का वो घर में लेते हैं। जो इलाज करवा के अपने घर जा रहे हैं उनको आपकी क्या नसीहत है सीधे तौर पर इस बीमारी के संदर्भ में? हाँ, इस बीमारी के संदर्भ में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो मिनिमल सिम्टम्स है या मॉडरेट सिम्टम्स है उनमें ज्यादा समस्या नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस कि उनको अनकंट्रोल शुगर काफी ज्यादा मात्रा में हो रहा हो। अदरवाइज चांसेस ऑफ ब्लैक फंगस इन्फेक्शन या अन्य तरीके का इन्फेक्शन होने का चांसेस कम ही रहता है अगर शुगर प्रॉपर्ली कंट्रोल रहते हैं। किन मरीजों को ये जो ब्लैक फंगस मानी म्यूकोरमाइकोसिस के चांसेस हाई रहते हैं? ज्यादातर वो मरीज है जो लंबे समय हॉस्पिटल रहते हैं, जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट रहता है, और हम जिसको कम ऑक्सीजन के थ्रू हम जिसको कम ऑक्सीजन लगता है उनको हम घर भेज देते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऐसे में घर पे जो ध्यान रखने वाली जो बात है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ऑक्सीजन जो ह्यूमिडिफायर है उसमें जो पानी हम डालते हैं नॉर्मल स्टेराइल या डिस्टिल वाटर डालना जरूरी है, न कि नल का पानी या उसका पानी। और दूसरा चीज है कि वो पानी डेली आपको चेंज करना है। बहुत बार क्या होता है कि वो ह्यूमिडिफायर पानी 3-4 दिन 5 दिन वैसे पड़ा रहता है, उसमें क्या कि अगर 24 घंटे से ज्यादा वो पानी रहता है तो उसमें फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज्यादा रहता है, और वहां से ऑक्सीजन के थ्रू वो इन्फेक्शन नेजल कैविटी और वहां के बाद सिस्टेमिक जगह मानी लंग्स में और जगह फैल सकता है। दूसरा जो मास्क, नेजल मास्क वगैरह जो फेस मास्क हम यूज करते हैं जो घर पे, उसको टाइम टाइम में क्लीन करके देखना, टाइम टाइम में क्लीन करना जरूरी है। या अगर मान लीजिए वो सॉइल लग रहा है तो बेटर रहेगा कि उसको चेंज करें। ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना है इन्वायरमेंटल पॉइंट से। दूसरा, कमरा ज्यादा डैम्पेन या ह्यूमिड नहीं होना चाहिए, जिससे आपका फंगस ग्रोथ होने का चांसेस हाई रहेगा। एसी क्लीन, प्रॉपर एसी वगैरह कूलर वगैरह प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए, क्योंकि वो भी फंगस फैलाने के जरिए होता है। तो ये इन्वायरमेंटल मेजर्स को बहुत ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। साथ में वो मरीज जिसको अनकंट्रोल डायबिटीज है उनको इंसुलिन लगा के शुगर कंट्रोल, अपने चिकित्सक की सलाह अनुसार शुगर कंट्रोल करना जरूरी है। दूसरा, जितने भी पेशेंट इस तरह का हाई रिस्क पेशेंट है उसमें कम से कम स्टेरॉइड की मात्रा या एनी इम्यूनो सप्रेशन ड्रग्स है उसको मिनिमम से मिनिमम यूज करना जरूरी रहता है, और टाइम टू टाइम चेकअप करना है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि जरूरी रहता है और टाइम टू टाइम चेकअप करना है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट ये होता है कि जल्दी कैसे हम डायग्नोज कराएं। जैसे बहुत चीज डायग्नोसिस, अर्ली डायग्नोसिस के बारे में तो डिस्कशन हो चुका है, तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय जाया नहीं करना चाहता हूँ। लंग पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस हिसाब से आपको जानने वाली जो लक्षण है वो है अचानक छाती में दर्द होना, बुखार आना, दोबारा बलगम में खून की धब्बा आना, अचानक ज्यादा खांसी आना या सांस फूलना। अगर इस तरह का लक्षण आपको हो रहा हो तो आप तुरंत अपने नजदीक में चिकित्सक को दिखा के ये चेक कराना जरूरी है कि कहीं आपको सेकेंडरी इन्फेक्शन, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वो ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसका जांच पड़ताल करना चाहिए, जरूरी रहता है। डॉक्टर दीपेश, बहुत सारे पेशेंट हमने ऐसे देखे हैं जो पोस्ट कोविड फौरन अपने आप को रिकवर करने के लिए एक्सरसाइज वगैरह घूमना फिरना शुरू कर देते हैं। क्या इससे खतरा बढ़ता है? नहीं, खतरा तब बढ़ता है अगर हम लापरवाही करेंगे। अगर आप रिकवरी फेज में हो, आपको एक्सरसाइज करना जरूरी है, आपको अपना सेहत रखने के लिए खान पीन का ध्यान रखना जरूरी है। साथ ही साथ आपको ये करना है कि मेरे को अब कोरोना हो गया और मैं मास्क नहीं पहनूंगा, ये चीज नहीं करना है। आपको मास्क पहन के जाना है, स्पेशली अगर आपके घर के आसपास कंस्ट्रक्शन चल रहा हो, आप गार्डन में जा रहे हो, वहां पर आपका जैसे मैन्यूर होते हैं, आपका जो फर्टिलाइजर्स वगैरह होते हैं, वहाँ डिकिंग वेजिटेबल्स होते हैं, वहां पर ये फंगस रहता है और उसका स्पोर्स आसपास में बहुत ज्यादा मात्रा में रहता है। इसलिए अगर कभी भी आप आउटडोर में जा रहे हो और रिकवरी फेज में आप हो कोरोना, तो बेटर रहेगा कि आप प्रॉपरली मास्क पहने, घर पे आने के बाद अच्छे से हाथ पैर धो लें, आपके स्किन में कोई कट वट ना लगे। ये सब चीज अगर आप लापरवाही नहीं करेंगे तो सेहत के लिए फायदेमंद के हिसाब से आउटडोर एक्टिविटीज करने में ऐसा कोई पाबंदी करने की जरूरत नहीं लगता है। जी डॉक्टर मिश्रा, अभी आपने
जो सिम्टम्स बताए थे वो जनरली आंखों का लाल होना या सिर में दर्द होना या सांस लेने में थोड़ी बहुत दिक्कत होना, कोई साइनस के पेशेंट हैं उनमें भी थोड़ा सा कंजेशन हमेशा रहता है। कैसे डिफर करें कि यहाँ से आपको अलार्म है, आपको तुरंत चेत जाना चाहिए, क्योंकि बीमारी के बाद में भी ये सारे लक्षण आम सारी चीज़ों से भी जुड़ते हैं। कि जब कोविड हो चुका है और ट्रीटमेंट चल चुका है और शुगर लेवल अगर लग रहा है कि हाई रहता है और या तो कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो और इम्यूनिटी जो है बॉडी की कम हो चुका है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, तो उस कंडीशन में रिस्क तो हमेशा रहता है म्यूकोरमाइकोसिस का या तो फंगल इन्फेक्शन का। तो उस कंडीशन में पेशेंट को थोड़ा अलर्ट रहना ज़रूरी है और अगर थोड़ा सा भी सिम्टम लगे जैसे नाक बहना या तो उसमें से कुछ डिस्चार्ज निकलना या थोड़ा सा भी फेशियल जैसे मुंह का सूजन बनना, वो अगर होता है तो तुरंत जाके वो हॉस्पिटल में दिखाए, या तो आँख के हॉस्पिटल में यूजुअली नहीं जाएंगे अगर आँख इन्वॉल्व नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अगर नाक की तरफ से कुछ तकलीफ रहता है तो एक जनरल फिजिशियन को भी दिखा सकते हैं या तो ENT स्पेशलिस्ट अवेलेबल है तो उनको भी दिखा सकते हैं उस कंडीशन में। सो ये जो है अलर्ट रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो फंगस है ये टाइम नहीं लेता है फैलने के लिए, तो बहुत ही जल्दी फैलता है। तो जो भी उनका स्टेप्स है वो जल्दी से जल्दी जाना है और दिखाना है कोई भी डॉक्टर को, ताकि वो उसको एटलीस्ट डिटेक्ट करे या तो सस्पेक्ट करे कि ये प्रॉब्लम हो सकता है, ताकि सही इलाज सही टाइम में हो जाए उनका। जी डॉक्टर मिश्रा, कितने दिनों तक इसका खतरा रहता है? इस फंगस का खतरा पोस्ट कोविड कितने दिनों तक रहता है? ये वैसे तो कुछ फिक्स्ड नहीं है कि कितने दिन रहेगा। मोस्टली जो बॉडी की इम्यूनिटी और जो ब्लड शुगर की जो स्टेटस है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कोविड कंडीशन में यूजुअली बॉडी ऑलरेडी इम्यूनिटी वीक रहता है और अगर शुगर लेवल ज़्यादा रहता है तो उसके जो इम्यूनिटी पावर है वो भी कम रहता है। और क्योंकि फंगस ऑलरेडी हमारे नेजल कैविटी में रहता है एक मात्रा में, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं रहता है। और क्योंकि उसमें जो नाक की तरफ से जो एक म्यूकोजा रहता है, जो परत रहता है, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है कोविड के कारण, तो उसको रास्ता मिल जाता है अंदर जाने के लिए बॉडी के अंदर, तो उसके कारण रिस्क और बढ़ जाता है। तो उसके लिए कुछ टाइम पीरियड तो है नहीं, बट अगर बॉडी के जो अदर सिस्टम्स है, जैसे आपके कोविड ठीक हो रहा है और आपके शुगर लेवल नॉर्मल हो रहा है और जो भी सिम्टम्स है वो भी अगर कम होते जा रहे हैं, तो आपके लिए वो एक अच्छा साइन है कि मोस्टली आपके जो फंगल इन्फेक्शन है बहुत ही कम चांसेस है कि वो हो उसमें। और रही बात जो फंगल इन्फेक्शन है मोस्टली मुंह में होता है या तो नाक में होता है, वो अगर मेंटेन करें, जैसे लोग डिफरेंट तरह की टबाको चुई करते हैं या तो कुछ खाते हैं, पान खाते हैं, वो सब चीज़ें ना खाएं और जो मुंह की जो कैविटी है उसको साफ करके रखें, हाइजीन मेंटेन करें, तो इसमें और थोड़ा उसको एडेड बेनिफिट रहेगा कि वो फंगस जो है वो ग्रो ना करे उसमें, या तो रिस्क फैक्टर कम हो जाता है। जी डॉक्टर मिश्रा, कुछ लोग जबड़ों के निकालने से, उसके ऑपरेशन से बड़े विचलित हुए हैं उन तस्वीरों को देखकर। वो नौबत कहाँ तक आती है, क्योंकि क्या सिवाय ऑपरेशन के इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ये कई लोग प्रश्न पूछते हैं। नहीं, इसमें एक तो है कि अगर लग रहा है कि इन्फेक्शन, हम जैसे 3 स्टेज है इसमें, एक तो प्रोबेबल है, एक तो पॉसिबल है, एक तो प्रोवेन है। प्रोवेन मतलब ऑलरेडी हम डायग्नोज कर चुके हैं विथ आपके जो बायोप्सी लेके ये लेके। अगर पॉसिबल मतलब स्टार्टिंग से हो रहा है, जब हम देख रहे हैं कि कुछ सिम्टम्स पेशेंट लेके आ रहा है, जैसे थोड़ा सा सूजन हो रहा है या नाक से बह रहा है और उसका कोविड का हिस्ट्री है और शुगर लेवल भी हाई रह रहा है या तो अनकंट्रोल्ड है, उस कंडीशन में उसको पॉसिबल बोल सकते हैं। और पॉसिबल के बाद हम उसको ENT सर्जन या तो कोई भी जो डिब्राइटमेंट करते हैं या तो थोड़ा सा उसमें टिश्यू निकालते हैं, उसको लेके जांच कराते हैं, तो उस कंडीशन में उसको पॉसिबल बोलेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और कुछ रिपोर्ट उसमें आया है पॉजिटिव। तो उस कंडीशन में उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ता है। और ट्रीटमेंट अगर एक बार डायग्नोस हो गया कि है बोल के म्यूकोरमाइकोसिस, तो तुरंत ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन से नहीं जाएगा और उसके वजह से और थोड़ा ख़राब होगा। तो जो भी आपके रेफरल प्रोसेस है, जो भी भेज रहे हैं, उसको
और जो भी उसको देख रहे हैं वो तुरंत एक्शन लेना चाहिए और पेशेंट को भी ये बताना चाहिए कि ये एक ऐसी बीमारी है जो अगर आप जितना जल्दी करें उतना आपका अच्छा हो सकता है, और थोड़ा सा भी आप उसमें डिले करते हैं या 1-2 दिन रुक जाएंगे तो आपके आँख तक जाके आपके मतलब जान को भी खतरा रहता है इसमें। जी डॉक्टर स्वामी, तो जैसे आप एक बार अगर पता चल रहा है कि म्यूकर या तो जी कह लें सर, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, तो जैसे अगर डायग्नोसिस हो जाता है कि वो म्यूकोरमाइकोसिस है तो इंटेंसिव ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। डिब्राइडमेंट जैसे जो भी इन्फेक्टेड एरिया है उसको निकालना ज़रूरी है। तो ये अगर अर्ली स्टेज में हो जाता है तो यूजुअली पेशेंट ठीक हो जाते हैं, बट उसके साथ आपके जो शुगर लेवल है और इम्यूनिटी स्टेटस है वो भी उसके साथ ही वो कंट्रोल रखना ज़रूरी है। जी डॉक्टर स्वामी, खान पान से शुगर का सीधे तौर पर जुड़ाव रहा है, नॉर्मल डेज में भी, कोविड काल में भी और पोस्ट कोविड भी। बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि क्या खान पान से कोई हम लापरवाही करते हैं, इस वजह से हमको इस बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। दूसरा ये कि क्या डोंट्स हैं, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए ताकि इस फंगस से हम बच सकें, ऐसा कुछ बता सकें तो। देखिए, मैं इसमें एक उत्तर के साथ एक चीज और जोड़ना चाहूंगा जी। जैसा आपने अभी कुछ देर पहले जिक्र किया कि लोग हॉस्पिटल बार बार नहीं जा सकते, तो ऐसे समय में डायबिटिक पेशेंट के लिए होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, जिससे उनकी शुगर तो कंट्रोल रहेगी और उनको पैथोलॉजी लैब बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो घर में होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग करके अपने चिकित्सक को शुगर की मात्रा बताकर दवाई को एडजस्ट करवा सकते हैं। जी, ये चीज अवश्य होना चाहिए, होम ग्लूकोज मॉनिटरिंग की फैसिलिटी। दूसरा, जैसा आपने पूछा, तो जो डायबिटीज के इलाज की जो 3 समझ लीजिए पिलर हैं, उसमें सबसे पहले तो डाइट ही है। तो जो हमारी डाइट है वो सबसे बड़ा डिनोमिनेटर है कि जिसके द्वारा शुगर कंट्रोल होती है, जिसके सही पालन न करने से शुगर अनकंट्रोल हो जाती है। जो सामान्य हम डाइटरी एडवाइस देते हैं कि हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, इंडियन देश में और मध्य भारत में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा ली जाती है, और जिसमें कि जैसे मैदा है, ब्रेड है, बिस्किट है, इनकी मात्रा को हमको कम करना है। हमको दालों की मात्रा खाने में बढ़ाना है। जिन व्यक्तियों को किडनी वगैरह की ट्रबल नहीं, उनको प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करना चाहिए। एवरी डे कम से कम 3 कटोरी सलाद, 3 कटोरी दाल के बने व्यंजन और रोटी और राइस की मात्रा को अगर हम नियंत्रित रखते हैं, खाने को हम 3 या 4 बार में खाते हैं, जो मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट है उसमें हम ऐसी चीज़ें लेते हैं जिससे शुगर ज़्यादा शूट अप ना हो, तो दिन भर हमारी शुगर ठीक रहती है। खाने के कुछ देर पहले हम अगर 3-4 मिनट की एक मस्कुलर एक्सरसाइज करें और खाना खाने के करीब 1 घंटे बाद करें, अगर अपने चिकित्सक से पूछ के, तो वह एक्सरसाइज जो घर के अंदर की जा सकती है, जिसमें केवल 3 मिनट बिफोर मील, 3 मिनट आफ्टर मील लगेगा, वह भी आपकी शुगर को बढ़ने से बचा सकती है। तो डाइट, ड्रग एंड एक्सरसाइज, ये तीनों डायबिटीज़ के इलाज के 3 पिलर हैं, जिसका कि हमें मानसिक स्वास्थ्य उसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। स्ट्रेस रिलेटेड ईटिंग भी होती है और शुगर भी कई बार अनकंट्रोल होती है, फ्लक्चुएट होती है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तरीका हमको अख्तियार करना पड़ेगा। प्रॉपर स्लीप, 7 से 8 घंटे की स्लीप अति आवश्यक है, यह भी शुगर कंट्रोल करती है और बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाती है। और जैसा बार बार डिस्कशन हो चुका है कि पोस्ट कोविड हमको ऐसे वातावरण में रहना चाहिए जहाँ पर कि फंगल इन्फेक्शन का या फंगल एक्सपोजर का खतरा कम से कम रहे। घर के बाहर हम निकलते हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, मास्क का उपयोग करें। गीली जगहों पे, नमी भरी जगहों पे, सीढ़न वाली जगहों पे ना जाएं। कुछ समय के लिए घर में साफ सफाई के काम को हम अवॉइड करें, क्योंकि धूल में भी ये फंगस हो सकता है, और जिसकी इम्यूनिटी कम है उस पर ये मैनिफेस्ट होगा। जिनकी इम्यूनिटी नॉर्मल है उनको ये पता भी नहीं लगेगा कि उनके आसपास ये फंगस है। तो ये जनरल प्रिकॉशन रख के प्रॉपर मात्रा में डाइट और दवाइयों का सही उपयोग करें, चिकित्सक के संपर्क में रहें, और शुगर को, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमको 120 और 180, और बहुत अच्छा हो कि 120 और 160 से ज़्यादा ना बढ़ ले खाली पेट और खाने के बाद की शुगर। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम म्यूकोरमाइकोसिस से तो बचे ही रहेंगे, और अन्य आने वाले कई लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम, जैसे कि हार्ट प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, इनसे भी हम बचे। डॉक्टर दीपेश, बहुत सारे बीमारियों के अलग ये कोविड बीमारी है, क्योंकि इसमें एक तो आप अपनों से अलग हो जाते हैं और दूसरा आप एक जगह पर जाकर बंद हो जाते हैं। और जनरली लोगों को हमने कई बार ये समझाया भी है कि बंद होने का मतलब है कि थोड़ा आप हवादार रहें, लेकिन कई सारे लोग एकदम बंद हैं, कूलर वाले या एसी वाले वातावरण में पूरी तरह से पैक्ड रहते हैं। और कुछ लोगों में इसको लेकर भी डिस्कशन शुरू हो गया है कि कूलर में या एसी में कहीं इसमें तो कोई ख़तरा नहीं होता है। तो जो लोग इस समय कोविड काल में अपने घरों में रहकर ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनको आपकी फाइनल क्या सलाह है?
देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कमरे जो है, बंद कमरा नहीं होना चाहिए, हवादार कमरा होना चाहिए। आपके घर के जो कमरे के अंदर का जो हवा है, एक्सचेंज 1 घंटे में एटलीस्ट 6 से 7 बार एक्सचेंज होने वाली कमरा होना चाहिए। प्रॉपर विंडो खोल के रखना चाहिए। अगर आप मान लीजिए विंडो गर्मी के मौसम में नहीं खोल सकते हैं, कूलर में आपको ध्यान देना जरूरी है कि पानी टाइम टाइम में चेंज होते रहे और उसका जो भूसा लगता है वो टाइम टाइम चेंज होना चाहिए। एसी क्लीनिंग प्रॉपर्ली होना जरूरी है, क्योंकि बहुत बार ह्यूमिडिटी ज्यादा बढ़ने से फंगस के स्पॉट्स वगैरह उसमें रहने की चांसेस हाई रहता है। और ज्यादातर अभी जो ब्लैक फंगस की बात आ रहा है, वो ज्यादातर जो जितने भी मरीज आए हैं, वो मरीज ज्यादातर हॉस्पिटल में सिकिस्त मरीज थे, जिसको ज्यादा मात्रा में अनकंट्रोल शुगर थे, जिसका निमोनिया काफी कड़ा रूप में था, ज्यादा स्टेरॉइड लेने की जरूरत पड़ रहा है, उनको ज्यादा इम्यूनोसप्रेशन हुआ था। इन लोगों में ही ज्यादा ब्लैक फंगस का केसेस देखा गया है अभी तक। जो नॉर्मली होम आइसोलेशन में रहे हैं, उनमें ब्लैक फंगस का चांसेस अभी तक देखा नहीं गया है। तो इसलिए घर पे रहने से इतना डरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, क्योंकि ये जो फंगस इन्वायरमेंट में रहता है, अगर आपका शुगर कंट्रोल में नहीं है, आप बिना सलाह ऐसे दवाइयां खा रहे हैं जिससे शुगर बढ़ता है, जैसे स्टेरॉइड आजकल बहुत ज्यादा ओवर यूज हो रहा है, ओवर द काउंटर लोग लेके स्टेरॉइड खा रहे हैं, जिसके कारण से शुगर काफी अनकंट्रोल हो रहा है। ऐसे कंडीशन अगर आप अपने आप को प्रिडिस्पोज कराओगे, तो चांसेस ऑफ इन्फेक्शन होने का चांस को हम रोक नहीं पाएंगे फिर। जी, तमाम दर्शकों से एक बार फिर हम ये अपील करते हैं कि जो पूरा एक्सपर्ट पैनल था, इस समय उन्होंने इतना कीमती वक्त जो आपको हमको दिया है, उसका उद्देश्य पूरी तरह स्पष्ट है कि आपको डरना नहीं है। ब्लैक फंगस पहले से मौजूद रहा है, अब ये ज़्यादा असर क्यों दिखा रहा है? क्योंकि बढ़ी हुई शुगर और घटी हुई इम्यूनिटी में ये तेज़ी से अटैक करता है। शुरुआती सिम्टम्स पर ध्यान देकर शुगर पर पूरी तरह वॉच करके कंट्रोल रखें। और जैसा डॉक्टर साहब, स्वामी साहब बता रहे थे कि आपको बेहतर होगा कि एक इन्वेस्टमेंट करके घर में शुगर को आप पूरी तरह से मॉनिटर करें और डॉक्टर से कंसल्ट करते रहें। ये पहला कदम हो सकता है सेफ्टी की तरफ। डरना घबराना नहीं है, और ना ही इस कार्यक्रम का मकसद डराना या घबराना था। कुल मिलाकर आप अलर्ट रहें, सचेत रहें, सही बातें एक्सपर्ट से सुने समझें, तो आप किसी भी बीमारी से बच सकते हैं और इससे भी बच सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर आप सभी का आने के लिए और इतना कीमती वक्त देने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।